So, hi guys, good morning to all of you. I hope you all are good at your place and I'm very happy to see you again in my session. तो आज हम अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में एक और टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है सेविंग्स एंड वेल्थ। देखो होता क्या है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर हम लोगों को कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं कि हमारी इकोनॉमी में कोई पर्सन है तो उसकी जो इकोनॉमिक वेलबींग है वो उसकी करंट इनकम पे डिपेंड है। ये गलत धारणा है। सिर्फ करंट इनकम पे डिपेंड नहीं होगी। और सोचो कि हमारी इकोनॉमी में कोई पर्सन की अगर आज बहुत अच्छी इनकम है तो वो जो है 100% वेल ऑफ बोला जाएगा। ये भी मिसकंसेप्शन है। ठीक है, क्यों? होता ये है कि किसी भी पर्सन की वेलबींग या इकोनॉमी की वेलफेयर इज नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक करंट इनकम, इट इज ऑल्सो डिपेंड्स कि उस इकोनॉमी में उस पर्सन ने अपने पुराने हिस्ट्री में मतलब पहले के टाइमिंग में या उसकी फैमिली में पहले के टाइमिंग में लोगों ने किस प्रकार सेव करा, कैसे अपने पैसों को सेव करें। जैसे आज की डेट में क्या होता है, आज हमसे ये बोला जाता है कि भैया सेव करो, है ना, ऐसे कहते हैं हमसे लोग। और जो आज जो वर्क करे, जैसे आप तो अभी छोटे हो, अभी तो आप पढ़ाई कर रहे हो, बट कुछ सालों बाद तो वर्क करना स्टार्ट करोगे, तो फिर आप इन्वेस्टमेंट प्लान्स में जाओगे, तो आप सेविंग करोगे। और कहीं ना कहीं वही जो सेविंग होगी आपकी वेल्थ में कन्वर्ट होगी। वेल्थ कहते हैं कि वट एवर थिंग जो हमारे पास में है अदर देन कैश, प्रॉपर्टी है, एसेट्स हैं, गोल्ड है, ठीक है, या कोई आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन है, एनीथिंग वट एवर द थिंग, कुछ भी चीज है तो वो हमारी वेल्थ का पार्ट होगी। अब एक क्वेश्चन ही आ जाता है कि चलो कंट्री की जो वेल्थ होती है या जैसे हम कहते हैं नेशनल वेल्थ, वो किस चीज पे डिपेंड करते हैं। तो ध्यान रखना, जो वेल्थ होता है दैट इज द अकोमुलेशन अकोमुलेशन ऑफ सेविंग्स होता है। ठीक है, सेविंग को जितना आप अकोमुलेट करते होगे वो आपकी वेल्थ में कन्वर्ट होगा। जैसे जैसे एक बंदे ने लोन लिया, उससे प्रॉपर्टी ले ली, अब वो लोन करने के लिए महीने टू महीने पैसे दे रहे हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि प्रॉपर्टी अभी नहीं ली लेकिन उसने इन्वेस्टमेंट प्लान ले लिया और वो हर महीने सेव कर रहा है, तो वो प्रॉपर्टी आफ्टर सम टाइम लेगा या एसेट आफ्टर सम टाइम लेगा। तो वेल्थ हम पहले भी बना सकते हैं, बाद में भी बना सकते हैं, बट पॉइंट ये है कि आपको कुछ पैसे देने होंगे। अगर आप पहले प्रॉपर्टी बना रहे हो तो वो एज अ ईएमआई फॉर्म में दे रहा है, अगर आप बाद में बना रहे हो तो अब आपको एज अ प्रीमियम अमाउंट पे करना है। टेक्निकली आपको सेविंग रखनी है और वो रेगुलर बेसिस पे आपको सेविंग रखनी है। ठीक है, तो एक ये अंडरस्टैंडिंग आप लोग अपने माइंड में रखना, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो ये बात तो हम लोग बहुत अच्छे से समझ गए कि जो हमारी सेविंग्स होती है वो हमारी वेल्थ को अफेक्ट करती है, वेल्थ को डिटरमाइन करती है। क्लियर है मेरी बात? यानी अब आपको सीखना है सारी चीजें रिलेटेड टू द सेविंग्स। अगर आपने सेविंग से रिलेटेड सारी बातें सीख ली, जैसे इंडिविजुअल सेविंग होती है जिसको आप प्राइवेट सेविंग भी बोल सकते हो, गवर्नमेंट सेविंग भी होती है। ठीक है, अब गवर्नमेंट सेविंग प्लस इंडिविजुअल या प्राइवेट सेविंग मिलके नेशनल सेविंग बताती हैं। क्या क्या फॉर्मूले उसके लिए यूज होंगे, तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो पहले एक दो पॉइंट लिख लो। ठीक है, एक दो पॉइंट्स आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना है। दैट एज वी नो दैट, लिखिएगा, एज वी नो दैट करंट इनकम alone does not determine the person's economic well-being, है ना, इकोनॉमिक वेलबींग also if any agent with high any agent with high current income does not implies
necessarily better off economically, better off economically. क्लियर? तो इसका मतलब हमारी जो कंट्री की जो वेलफेयर है या वेल बींग है किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन द वेल्थ. इट मीन्स the economic well-being of the country depends not only on its income but also on its wealth, also on its wealth. Okay, also on its wealth. और अब डिस्कशन आता है कि व्हाट इज द वेल्थ. तो वेल्थ इज बेसिकली द अकोमुलेशन ऑफ द सेविंग्स, एंड wealth is just an accumulation of savings. accumulation of savings. क्लियर है मेरी बात आपको यहां तक अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से? तो वेल्थ जो होती है हमारी सेविंग की अकोमुलेशन होती है. इसका मतलब ये बताते हैं कि अगर हमारी सेविंग अच्छी होगी, अगर हमारी सेविंग्स अच्छी होगी तो दिस विल इंप्लाई दैट हाई वेल्थ. अगर सेविंग अच्छी है तो हमारी वेल्थ भी यहाँ पे हाई होगी. अब आप कहते हो कि सर ठीक है वेल्थ हो गई, अब ये या तो किसी इंडिविजुअल की वेल्थ है या फिर कंट्री की भी तो वेल्थ हो सकती है. तो जब कंट्री की वेल्थ होती है उसका आप नेशनल वेल्थ बोलते हो. ठीक है, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग अपने माइंड में रखना. ओके, यहां तक मेरी बातें आपको क्लियर है? तो अगर आप बोलते हो द एंटायर wealth of entire nation depends, या nation is called national wealth. क्लियर है मेरी बात आपको? तो ये जो भी मैं आपको लिखवा रहा हूं, देखिए एक तो प्लीज अपने माइंड में रखना कि वट एवर द कंटेंट आई राइट इन द क्लास, मैं खुद भी इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको लगे चलो ये खुद भी लिख रहा है तो हम भी लिख लेते हैं. ये आपके एग्जाम टाइमिंग में नोट्स मेकिंग में बहुत काम आएंगे. ठीक है, जो आप आंसर राइट करोगे, लिखोगे, उसको किस तरीके से लिखना है तो वो इतनी ही बातें आपको एग्जाम में गाइस लिखनी है. सही में आगे मेरी बात है? ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं. देखिए ये बात तो आपको क्लियर है कि हमारी इकोनॉमी की जो नेशनल वेल्थ होती है या उसकी जो ग्रोथ होती है वो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है या फिर तीन लोगों पे डिपेंड करती है. एग्जांपल दे रहा हूं, तीन इंस्टीट्यूशंस. एक हो गया हमारा इंडिविजुअल, बिजनेसमैन एंड द गवर्नमेंट. तब हमारा ये कंसेप्ट हो गया दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द सेविंग्स. तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं दैट द प्राइवेट सेविंग. ओके, सबसे पहले वी आर बेसिकली डिस्कसिंग द प्राइवेट सेविंग्स. अब प्राइवेट सेविंग का मतलब क्या होता है? लेट अस सपोज यू आर सेइंग दैट कि सर प्राइवेट सेविंग है, तो इट इज रिटन एज वाई. देखिए ये टर्म्स याद रखना कि वाई एनएफपी ये क्या है. वाई इज अ जीडीपी और द इनकम, एनएफपी दैट नेट फैक्टर प्रोडक्ट, प्लस आईएनटी यानी इंटरेस्ट, प्लस ट्रांसफर्स, माइनस का टैक्स. ठीक है, एंड माइनस का कंजम्पशन. अब ये जो पार्ट था दिस इज माई नेट इनकम. तो मैंने अपनी नेट इनकम मतलब प्राइवेट सेविंग निकालने के लिए मैंने अपनी जो नेट इनकम थी, देखिए दिस इज माय डिस्पोजेबल इनकम, या पूरी नेट इनकम में से मैंने अगर टैक्स माइनस कर दिया, पूरी इनकम में से टैक्स माइनस किया, देन वी विल गेट द नेट इनकम. एंड इफ वी सब्ट्रैक्ट कंजम्पशन फ्रॉम दैट नेट इनकम वी विल गेट द प्राइवेट सेविंग्स. ओके विद इट? ठीक है, एंड ऑल्सो ये जो होती है इसे आप
डिस्पोजेबल इनकम कहते हो। क्लियर रहेंगी मेरी बातें आपको? ओके। सिमिलरली एक होता है, अच्छा इसमें ना एक चीज आप लिख लो, छोटा सा नोट, दैट सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज कैलकुलेटेड बाय subtracting only consumption, subtracting only consumption spending which is represent private sector spending, private sector spending to meet current needs. ओके, टू मीट करंट नीड्स, मतलब जो हमारी सेविंग है प्राइवेट सेक्टर की, हम क्या कर रहे हैं, जो हमने कंजम्पशन स्पेंडिंग तो माइनस कर दी है, जो भी हमारी करंट नीड्स को स्पेंडिंग हो रही है, बट एक चीज और भी यहाँ पे, दैट इज द इन्वेस्टमेंट इज नॉट, इन्वेस्टमेंट इज नॉट, अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर व्हाई वी सब्ट्रैक्ट द कंजम्पशन, व्हाई नॉट द इन्वेस्टमेंट। देखिए होता क्या है कि जो हमारी इनकम होती है वो सी प्लस एस बी होती है, और वही इनकम वाई इक्वल टू सी प्लस आई बी होती है, लेकिन ये जो आई वाला पार्ट है दिस इज द कैपिटल गुड्स इन्वेस्टमेंट, और हमारा ये मानना होता है कि जो कंज्यूमर, मतलब ये कंज्यूमर साइड है और ये प्रोड्यूसर साइड है, तो अगर यही प्रोड्यूसर है तो वो उसके लिए सेविंग जो होगी वो इन्वेस्टमेंट होगी, और हमारे लिए वो सेविंग्स होगी। और कुछ इकोनॉमिक्स जैसे आप आगे चल के भी पढ़ोगे कि क्लोज्ड इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट सेविंग के बराबर होती है, क्योंकि वी आर द पीपल जो प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी, मतलब वन साइड प्रोड्यूसर है, अदर साइड कंज्यूमर है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग माइंड में रखना। सो इन्वेस्टमेंट इज नॉट सब्ट्रैक्टेड because capital goods are purchased to imply to improve future productive future productive capacity rather than to satisfy current needs, to satisfy current needs। इतनी बात मेरी आपको समझ में आती है गाइस? अब जैसे मैंने आपसे प्राइवेट सेविंग की बात की, ऐसे ही हमारे पास में गवर्नमेंट सेविंग भी होगी। ठीक है, जिस तरीके से प्राइवेट सेविंग है वैसे हमारे पास यहाँ पे गवर्नमेंट सेविंग भी है, और गवर्नमेंट सेविंग का मतलब हो जाता है जैसे गवर्नमेंट सेविंग, सो इसके फॉर्मूले में यू आर जनरली टॉक अबाउट द व्हाट इज द गवर्नमेंट नेट इनकम। अगर आप देखो सेविंग्स ऑफ गवर्नमेंट, तो इट इज रिटन एज द गवर्नमेंट इनकम इज द टैक्सेस माइनस का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, जो ये टी है, टी जनरली रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट इनकम, ये टैक्सेस, और ये एक्सपेंडिचर। समझ में आई मेरी बात आपको या नहीं? अच्छे से, बढ़िया से। एक तो ये आप लोग अपने माइंड में रखना बढ़िया से। और अब क्या, तो ये टैक्सेस है, या अपने एक काम करो, इसको ऐसे लिखो गवर्नमेंट इनकम। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो नेट गवर्नमेंट इनकम माइनस का गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट परचेसेस। गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग होती है परचेसेस ही होती हैं, तो दैट इज रिटन एज the government earn T amount and
provide the transfers and give the interest on the public debt. ऑल्सो माइनस द जी को हम डिनोट कर रहे हैं। अच्छा, मैं क्या करता हूं, इसको पहले तो इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं, इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूं, दोनों का यूज होगा। एंड आफ्टर दैट अगर मैं यहाँ पे इस बात को थोड़ा सा अपने माइंड में रखना, इफ वी टॉक अबाउट द नेशनल सेविंग्स, वही अगर मैं आपसे नेशनल सेविंग्स की बात करता हूं, तो नेशनल सेविंग इज रिटर्न एट व्हाट, दैट सेविंग इक्वल टू प्राइवेट सेविंग प्लस का गवर्नमेंट सेविंग, और जो प्राइवेट सेविंग थी वो थी वाई प्लस का एनएफपी माइनस का टैक्स प्लस का टी आर प्लस माइनस का, अच्छा प्लस आएगा आई एन टी एंड माइनस का कंजम्पशन प्लस टी माइनस का टी आर माइनस का आई एन टी। इसको मैं थोड़ा सा ना काम करते हैं, इसको मैं इधर की तरफ लिख लेता हूं थोड़ा, ठीक है। सेविंग्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस का एन एफ पी माइनस का टी प्लस का टी आर प्लस का आई एन टी माइनस का सी, ठीक है, एंड प्लस टी माइनस का टी आर माइनस का आई एन टी एंड माइनस का जी। थोड़ा बहुत चीजों को कैंसिल आउट करके देखते हैं कि क्या क्या आती हैं यहां से चीजें, ठीक है। एक टी से ये गया और माइनस टी प्लस टी ये गया, आई एन टी माइनस आई एन टी प्लस ये गया। तो यहाँ पे सेविंग्स किस, नेशनल सेविंग किसके बराबर आई, वाई प्लस एन एफ पी माइनस का सी एंड माइनस का जी, मतलब इनकम प्लस का नेट फैक्टर प्रोडक्ट माइनस का कंजम्पशन माइनस का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। क्लियर। तो एक काम करते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं, ठीक है गाइस। जनरली वी कैन गिव द नेम इक्वेशन नंबर 3। इसको होल्ड करते हैं। अब हमें ये बात पता है कि हमारी इकोनॉमी में इनकम एक्सपेंडिचर आइडेंटिटी होती है, दैट एज वी नो दैट वी हैव y is equal to c plus I plus g plus का नेट एक्सपोर्ट। दिस इज माई इनकम एक्सपेंडिचर आइडेंटिटी, है ना, इनकम एक्सपेंडिचर आइडेंटिटी। इसको फिलहाल मैं इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूं। एंड इफ आई कंपेयर ऑल दीज वैल्यूज, तो देखो ये y की वैल्यू है, इट इज बेसिकली y, और y ये भी है। तो अगर मैं ये y की वैल्यू यहां प्लॉट कर दूं, ठीक है, कंपेयर इक्वेशन 3 and equation 4, then we will get what, that savings is equal to c plus I plus g plus net export प्लस का NFP माइनस का C माइनस का G। तो तुम देखो C से C भी गया ये वाला, और ये G से ये G भी गया। तो नेशनल सेविंग इज इक्वल टू व्हाट, इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट प्लस NFP, ठीक है। सो ये वैल्यूज पे हमारा फंक्शन होगा। और ध्यान रखना, नेट फैक्टर प्रोडक्ट, या आप इसको नेट फैक्टर इनकम भी कह सकते हो। आपने कभी NFI वगैरह सुना होगा, ये मतलब एक्सटर्नल बैलेंसेस से कनेक्टेड है, और जो नेट एक्सपोर्ट है वो भी एक्सटर्नल बैलेंसेस से कनेक्टेड है। तो अकॉर्डिंग टू सम पीपल और सम इकोनॉमिक्स, ये जो हमारा नेट एक्सपोर्ट प्लस का NFP है, आप इसको करंट अकाउंट बैलेंस का नाम दे सकते हो। मतलब करंट अकाउंट CA, आप इसको ऐसे कह सकते हो। क्लियर। तो आपने इसको बोल दिया करंट अकाउंट, तो अब आपका जो नेशनल सेविंग है दैट बिकम्स इक्वल्स टू व्हाट, दैट वैल्यू मस्ट बी इक्वल्स टू दैट I प्लस का करंट अकाउंट, ठीक है, I प्लस का करंट अकाउंट। और एक तो ये फ्रेम होगा, I मतलब इन्वेस्टमेंट, ये हो गई हमारी नेशनल सेविंग। और मेरे को एक बात पता थी कि जो नेशनल सेविंग थी वो थी प्राइवेट सेविंग प्लस गवर्नमेंट सेविंग, मतलब इट इज ऑल्सो इक्वल टू द प्राइवेट सेविंग प्लस द गवर्नमेंट सेविंग। एंड इफ आई वांट टू कैलकुलेट और फाइंड आउट द प्राइवेट सेविंग, तो ये आ जाएगा
गवर्नमेंट से सॉरी नेशनल सेविंग माइनस का गवर्नमेंट सेविंग, और इसके जगह आप प्लॉट कर सकते हो आई प्लस का सी ए माइनस का गवर्नमेंट सेविंग्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा फॉर्मेटेड फॉर्म में लिख लेता हूं मैं, दैट आई प्लस का करंट अकाउंट माइनस का गवर्नमेंट सेविंग्स। ठीक है, तो ध्यान रखना दिस इज आवर प्राइवेट सेविंग। अब हमारी आपकी जो प्राइवेट सेविंग है इट डिपेंड्स ऑन वट एवर द इन्वेस्टमेंट प्लस का करंट अकाउंट बैलेंसेस माइनस का गवर्नमेंट सेविंग्स। ओके विद इट, तो ये फॉर्मूला, ये फ्रेमवर्क आप लोग अपने माइंड में रखना। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर आपको पता होनी चाहिए। इसमें जो टर्म्स तुमने यूज करें दैट दैट द टर्म नीड टू एक्सप्लेन, बट ये वाला जो पोर्शन है इस पोर्शन को आप बोलोगे दैट द यूजेस ऑफ प्राइवेट सेविंग आइडेंटिटी। क्लियर, यूजेस ऑफ प्राइवेट सेविंग्स आइडेंटिटी याद रहेगी आपको बात है। तो जितनी चीजें आपने मेरे साथ अभी सीखी इनको एक बार रिकॉल कर लो। हमने जो शुरुआत अपनी करी थी वो सेविंग्स और वेल्थ को लेकर करी थी। तो सेविंग्स एंड वेल्थ में हमने ये एक्सप्लेन करा है कि वेल्थ इज बेसिकली द अकुमुलेशन ऑफ द सेविंग, एंड सेविंग इज बेसिकली एक्सप्लेन इन मल्टीपल फॉर्मेट, जिसमें प्राइवेट सेविंग होती है, एक गवर्नमेंट सेविंग होती है, उनका सम अप आपका नेशनल सेविंग होता है। और फिर फाइनली हमने इतनी सारी डेरिवेशन के बाद व्हाट वी गेट द प्राइवेट सेविंग इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन द फंक्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट, करंट अकाउंट बैलेंस एंड द गवर्नमेंट सेविंग्स। क्लियर है मेरी बात आपको यहां तक? नाउ अब ये जो तुमने तीन टर्म सीखे हैं यहाँ पे, दैट इन्वेस्टमेंट, करंट अकाउंट बैलेंस एंड गवर्नमेंट। अच्छा एक चीज और है, ये जो गवर्नमेंट सेविंग्स होती है, अब ये गवर्नमेंट सेविंग आपको क्या बताती है? व्हाट द गवर्नमेंट सेविंग सजेस्ट यू? गवर्नमेंट का जो बैलेंस होता है अगर वो पॉजिटिव होता है तो वही गवर्नमेंट सेविंग सरप्लस में बोली जाती है, मतलब पॉजिटिवली हो रही है सेविंग। मतलब मान लीजिए इफ द गवर्नमेंट अर्न मोर अमाउंट, मतलब बाय थ्रू द टैक्सेस, और उसका खर्चों के बाद कुछ पैसा बच गया तो वो सरप्लस काउंट होगा। इफ दिस वैल्यू इज पॉजिटिव तो वो सरप्लस होगा, बट क्योंकि ये माइनस हो रही है, हमारी प्राइवेट सेविंग इक्वेशन जो भी ये टर्म आया उससे माइनस हो रही है, तो ये डेफिसिट काउंट होगी, दैट द बजट डेफिसिट्स। मतलब गवर्नमेंट सेविंग पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव फॉर्मेट पर है तो वो सरप्लस उसको गिना जाएगा। अगर वो नेगेटिव फॉर्मेट पर है तो वो उसको आप डेफिसिट भी बोल सकते हो। तो यू कैन ऑल्सो से दैट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट अकाउंट प्लस का गवर्नमेंट डेफिसिट या बजट डेफिसिट। यू कैन यूज द टर्म प्लस, बट आप इसको अगर प्लस यहां करते हो तो आप इसको गवर्नमेंट बजट डेफिसिट नाम दोगे। क्लियर है? अभी दो दो लाइन इस पे लिख लो, दैट इज एक तो here private saving is depends on investment, current account and government savings। ठीक है, एंड गवर्नमेंट सेविंग्स। क्लियर है मेरी बात आपको? बढ़िया से बिंदास से भूलोगे तो नहीं इन सब चीजों को, अच्छे से याद रखो। अब इसमें तुम पहले एक बार जो जो चीजें हैं इन्वेस्टमेंट इसको बता रहे हो, दैट इज इन्वेस्टमेंट। नाउ व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट हियर? Investment is simply the firms borrow from, if the firm borrows, होती क्या इन्वेस्टमेंट? वट एवर द फर्म बोरो फ्रॉम द हाउस होल्ड। एक्चुअली हमारी जो सेविंग्स होती है ना वो ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होती है। कैसे? कि हमने क्या करा, अपना पैसा बैंक में जमा करा, डिपॉजिट किया एज अ सेविंग्स पर्पस, मतलब सेविंग अकाउंट में, और फिर वो बैंक ने उसको एज अ लोन दे दिया और फर्म ने वो लोन लिया
एंड द फर्म यूज दैट लोन एज एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो वो सिंपल एक इन्वेस्टमेंट है, देखिएगा दैट फ्रॉम इसको इसलिए हम यहाँ से बैंक वर्ड हटा रहे हैं। एंड ऑफ द डे मेरा पैसा लगा हुआ है वहां पे, हम लोगों का पैसा लगा हुआ है, ठीक है। फ्रॉम द प्राइवेट सेवर्स टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन of new capital and inventory। इन्वेस्टमेंट। ओके भैया, समझ में आ गई मेरी बात आपको? ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट है दैट करंट अकाउंट बैलेंस ठीक है, करंट अकाउंट बैलेंस इट रिप्रेजेंट नेट लेंडिंग, इट रिप्रेजेंट net lendings by domestic economy to foreigners। ठीक है, और थर्ड है दैट गवर्नमेंट बजट डेफिसिट्स। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जब गवर्नमेंट नेगेटिव में चल रही होती है, नेगेटिव का मतलब उसके खर्चे ज्यादा होते हैं, रेवेन्यू कम होता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कभी कभी। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिस इज नो डाउट गवर्नमेंट सेविंग्स, वही जो मैं बता रहा हूँ, बट वो डेफिसिट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है अपने डेफिसिट्स, क्योंकि वो नुकसान हो रहे होते हैं, लॉस हो रहे होते हैं, नेगेटिव बैलेंस चल रहा होता है, तो उसको फाइनेंस करने के लिए बोरो करती है फ्रॉम द मार्केट और फ्रॉम द हाउस होल्ड। तो इसलिए जो जो आपने बोला था ना यहाँ से कि मेरी प्राइवेट सेविंग में से ये अमाउंट आया, तो ये मेरी प्राइवेट सेविंग का पार्ट था, बट इसमें से गवर्नमेंट सेविंग माइनस हो रही है। इसका मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट ने जो बोरो किया है मुझसे, तो मेरे पास अगर मैंने 100 रुपए सेव करे थे, तो कुछ पैसा गवर्नमेंट ने मुझसे ले लिया, बोरो कर लिया, LIC फॉर्म में, किसी भी फॉर्मेट में। तो दैट इज यू कैन राइट व्हेन गवर्नमेंट रन्स अ बजट डेफिसिट then they must borrow from private sector to meet the difference between expenditure and income। क्लियर है मेरी बात आपको या नहीं, ये बताइए पहले। अंडरस्टैंडिंग होगी बढ़िया तरीके से? तो एक ये चीज आप लोग अपने माइंड में रखना। तो एक ये कंसेप्ट है प्रेजेंट इंडेक्स है, ये डिफ्लेटर है। ठीक है, तो अभी वाली क्लास में हम लोग कितना रखते हैं, इसकी जो नेक्स्ट क्लासेस में ऐड ऑन होगी उसमें हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे आवर कंसेप्ट्स ऑफ रियल जीडीपी, प्राइस इंडेक्स एंड इन्फ्लेशन। वो एक ही साथ टॉपिक कवर होगा, इट इज द 2.4 सेक्शन। ठीक है, तो वो एक ही क्लास में टॉपिक कवर हो जाएगा। एंड उसके बाद में इन्फ्लेशन हो गया, फिर इंटरेस्ट रेट के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एंड देन फिर हमारे यहाँ पे चैप्टर टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।